नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रिया और आइए नजर डालते हैं अब तक की कुछ मुख्य खबरों पर। सबसे पहली खबर, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का कहना है कि केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर में सशस्त्र बल अधिनियम को हटाने पर विचार करेगी। एक साक्षात्कार के दौरान उन्होंने कहा कि सरकार वहां से सैनिकों को वापस बुलाने और कानून व्यवस्था को अकेले जम्मू कश्मीर पुलिस पर छोड़ने की योजना बना रही है। उन्होंने कहा कि पहले जम्मू कश्मीर पुलिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता था, लेकिन अब वे विभिन्न ऑपरेशनों का नेतृत्व कर रहे हैं। बता दें कि AFSPA सशस्त्र बलों के उन जवानों का अधिकार देता है जो अशांत क्षेत्रों में काम कर रहे हैं कि अगर सार्वजनिक व्यवस्था से रखरखाव के लिए उन्हें जरूरत पड़ती है तो वे तलाशी, गिरफ्तारी, गोली चला सकते हैं। सशस्त्र बलों के संचालन को जो सुविधाजनक बनाने के लिए अफसा के तहत किसी क्षेत्र या जिले को अशांत घोषित किया जा सकता है। साक्षात्कार के दौरान शाह ने विपक्षी नेता फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती पर भी निशाना साधा। शाह ने कहा कि दोनों नेताओं पर आतंकवाद पर बोलने का अधिकार नहीं है। जितनी मर्जी मुठभेड़ उनके समय में हुई है, इतनी कभी नहीं हुई। पिछले 5 वर्षों में एक भी फर्जी मुठभेड़ नहीं हुई है, बल्कि फर्जी मुठभेड़ों में शामिल उन लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। हम कश्मीर के युवाओं के साथ बातचीत करने की न उन संगठनों के साथ जिनकी जड़ें पाकिस्तान में है। शाह ने आगे कहा कि मोदी सरकार ने आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने के लिए 12 संगठनों पर प्रतिबंध लगा दिया है। 36 व्यक्तियों को आतंकवादी के रूप में नामित भी किया है। अगली खबर, लोकसभा चुनाव 2024 के लिए शिवसेना UBT की पहली सूची जारी कर दी गई है। इस लिस्ट में 16 प्रत्याशियों की घोषणा की गई है। लिस्ट में 2 पूर्व केंद्रीय मंत्रियों की जगह दी गई है। पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री अनंत गीते रायगढ़ से चुनाव लड़ेंगे, जबकि पूर्व केंद्रीय मंत्री अरविंद सावंत दक्षिण मुंबई से चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा पार्टी में थाने से राजन विचारे, मुंबई उत्तर पश्चिम से अमोल कीर्तिकार और मुंबई उत्तर पूर्व से संजय पाटिल को भी चुनाव मैदान में उतारा है। उधर महाविकास अघाड़ी की एक अन्य घटक राकपा ने अभी तक लोकसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की है। दूसरी तरफ कांग्रेस ने कुछ सीटों पर अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी गठबंधन द्वारा 48 लोकसभा सीटों में से 44 सीटों पर बंटवारे का समीकरण पहले ही तय किया जा चुका था। महाराष्ट्र की 48 सीटों में से सबसे ज्यादा 19 सीटें शिवसेना UBT के खाते में हैं। इसके अलावा कांग्रेस के खाते में 16 सीटें और राकपा SP को 9 सीटें मिली हैं। इसके अलावा सांगली, भिवड़ी, मुंबई उत्तर पश्चिम और मुंबई दक्षिण मध्य 4 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस और शिवसेना की UBT की खींचतान अभी भी चल रही थी। इन चारों सीटों में एक सांगली से शिवसेना UBT ने अपना उम्मीदवार उतार लिया है, यानी इस बात के संकेत मिल रहे हैं कि सीटों के बंटवारे का समीकरण तय हो सकता है। महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों पर 5 चरणों में 19 अप्रैल, 26 अप्रैल, 7 मई, 13 मई, 20 मई को चुनाव होने हैं और वोटों की गिनती 4 जून को होगी। महाराष्ट्र में उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज्यादा 48 लोकसभा सीटें हैं। अगली खबर, भाजपा के वरिष्ठ नेता और सांसद दिलीप घोष ने एक वीडियो क्लिप में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का मजाक उड़ाते हुए सुनने के बाद विवाद खड़ा हो गया है। तृणमूल कांग्रेस पार्टी लगातार आक्रामक हो रही है। इस बीच भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने घोष को नोटिस जारी करके स्पष्टीकरण मांगा है। इस पर दिलीप घोष ने कहा है कि मैं नोटिस का जवाब पत्र से दूंगा। उन्होंने कहा, मैं नोटिस का जवाब एक पत्र लिखकर दूंगा। मैं अन्याय करने वालों के सामने बोलता हूं, इसलिए ये पहली बार नहीं है जब मुझे अपने बयान को लेकर विवाद का सामना करना पड़ रहा है। दिलीप घोष ने कहा, मेरी भाषा को लेकर आपत्ति जताई गई है। मेरी पार्टी की ओर से स्पष्टीकरण मांगा गया है। अगर ऐसा है तो मैं इसके लिए दुखी हूँ। पार्टी द्वारा जारी किए गए नोटिस का जवाब मैं आधिकारिक रूप से दूंगा। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ मेरी व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, यह मेरा राजनीतिक बयान था। लेकिन मैं प्रश्न करूंगा, आपकी पार्टी के नेता हमारे नेता और उनके पिता को लेकर अशब्द का प्रयोग कर चुके हैं, क्या उनका कोई मान सम्मान नहीं है? TMC ने तब कोई आपत्ति नहीं जताई। शुभेंदु अधिकारी एक पुरुष हैं, इसलिए इसके लिए इस्तेमाल किए गए अपशब्द पर किसी की कोई आपत्ति नहीं जताई थी। भोजपुर में होली स्पेशल ट्रेन की AC कोच में अचानक आग लग गई। ट्रेन की गति काफी कम रहने के कारण कुछ यात्रियों ने ट्रेन से कूदकर अपनी जान बचाई। इस दौरान कोई हताहत नहीं हुआ है। हालांकि रेलवे का दावा है कि जिस AC कोच में आग लगी उसमें यात्री नहीं थे। बताया जा रहा है कि दानापुर से खुलकर आरा के रास्ते लोकमान्य तिलक जा रही होली स्पेशल ट्रेन मंगलवार मध्य रात्रि को दानापुर पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलखंड के करीब 7 स्टेशन के पास पहुंची थी कि अचानक ट्रेन में आग लग गई। आग की तेज लपटें देख यात्रियों के बीच हड़कंप मच गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस, ग्रामीण और रेलवे के कर्मचारी मौके पर पहुंचे। इन लोगों को फौरन फायर ब्रिगेड की टीम को बुलाया। इसके बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने स्थानीय ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पा लिया। वहीं इस घटना की सूचना मिलने के बाद रेलवे के अधिकारी मौके पर पहुंचकर पूरे मामले की जाँच कर रहे हैं।
हालांकि होली की वजह से ट्रेन में भीड़ कम होने से जानमाल की कोई हताहत नहीं हुआ है। यात्रियों का कहना है कि एसी कोच से पहले हल्की धुआं दिख रहा था। जब हम लोग कुछ समझ पाते तब तक आग भीषण हो गई। आग लगने के बाद एसी बोगी में जो यात्री थे वे जान बचाकर निकल गए। वहीं इसी घटना के बाद से रेलवे ने 1 दर्जन से ट्रेनों का परिचालन में बदलाव किया है। हालांकि बोगी को ट्रेन से अलग होकर होली स्पेशल ट्रेन को रवाना कर दिया गया है। वैसे जैसे ही आग लगने की सूचना ग्रामीणों को मिली, ग्रामीण बिना देरी किए रेलवे ट्रैक पर पहुंचकर रेल यात्रियों की मदद करने में जुट गए और ट्रेन में लगी आग को बुझाने लगे। अगली खबर, उच्च न्यायालय प्रवर्तन निदेशालय द्वारा उनकी गिरफ्तारी और दिल्ली उत्पादन शुल्क नीति मामले में उन्हें ईडी की हिरासत में भेजने के ट्रायल कोर्ट के आदेश के खिलाफ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई टल गई है। गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली मुख्यमंत्री केजरीवाल की याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए प्रवर्तन निदेशालय ने हाईकोर्ट से और थोड़ा समय मांगा है। वरिष्ठ वकील सिंघवी ने दिल्ली के हाईकोर्ट में इसकी जानकारी दी है। ईडी ने दावा किया था कि केजरीवाल दिल्ली उत्पादन शुल्क नीति घोटाले मामले में मुख्य साजिशकर्ता थे। मामले ने ईडी की मनी लॉन्ड्रिंग जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा 17 अगस्त 2022 को 21-22 की दिल्ली उत्पादन शुल्क नीति में कथित अनियमितताओं के संबंध में दर्ज एक मामले में शुरू हुई थी। सीबीआई मामला 20 जुलाई 2022 को उपराज्यपाल वीके सक्सेना द्वारा की गई शिकायत पर दर्ज किया गया था। ये आरोप लगाया गया है कि नीति के निर्माण के चरण में पूर्व उप मुख्यमंत्री मनोज सिसोदिया और अन्य अज्ञात और अनाम निजी व्यक्तियों, संस्थानों सहित आप नेताओं द्वारा एक आपराधिक साजिश रची गई थी। ये आरोप लगाया गया है कि साजिश के तहत नीति में जानबूझकर छोड़ी गई या बनाई गई खामियां शामिल थी। ये खामियां कथित तौर पर निविदा प्रक्रिया के बाद कुछ शराब लाइसेंसधारियों और साजिशकर्ताओं को फायदा पहुंचाने के लिए की गई थी। इस मामले में सिसोदिया और आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह पहले से ही जेल में हैं। अगली खबर, महाराष्ट्र में प्रकाश अंबेडकर ने महाविकास अघाड़ी को बड़ा झटका दिया है। वंचित बहुजन अघाड़ी के ने एमवीए से गठबंधन तोड़ दिया है। पिछले दिनों लगातार सीट शेयरिंग को लेकर महाविकास अघाड़ी और प्रकाश अंबेडकर के बीच चर्चा चल रही थी, लेकिन प्रकाश अंबेडकर की मांगों की वजह से मामला हमेशा अटकता जा रहा था। कल अंबेडकर को एमवीए की तरफ से अल्टीमेटम दिया था, जहां उन्हें अपना रुख साफ करना था और आज उन्होंने अपना स्टैंड साफ कर दिया है। प्रकाश गठबंधन में शामिल नहीं होने का ऐलान के साथ ही प्रकाश अंबेडकर ने आम 8 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा भी कर दी है। प्रकाश अंबेडकर खुद अकोला से चुनाव लड़ेंगे। संजय केवट भंडारा से, यवतमाल ने खेम सिंह प्रतापराव पवार, चंद्रपुर से राजेश बेले चुनाव लड़ेंगी। नागपुर सीट पर एक कांग्रेस का समर्थन करेंगी। वंचित बहुजन अघाड़ी अकेले चुनाव लड़ेगी। महाविकास अघाड़ी की सीट शेयरिंग पर बात नहीं बनी है। सभी की नजर इसी पर टिकी थी कि प्रकाश अंबेडकर क्या फैसला लेते हैं। महाविकास अघाड़ी की तरफ से प्रकाश अंबेडकर की पार्टी को 4 सीटों पर प्रस्ताव दिया गया था, लेकिन प्रकाश अंबेडकर 7 सीटों की मांग कर रहे थे। वीबीए की तरफ से कहा जा रहा था कि ये सीटें वहां हैं जहां वंचित की जीतने की उम्मीद कम है। यहाँ बता दें, महाविकास अघाड़ी में सीटों के बंटवारे को लेकर कल भी एक बैठक हुई थी। इस बैठक में सीट बंटवारे पर चर्चा हुई और आज उद्धव ठाकरे ने अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। आखिरी खबर, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि मुख्यमंत्री को आपकी चिंता है। उन्होंने शराब घोटाले पर कहा कि 28 मार्च को अरविंद केजरीवाल कोर्ट में खुलासा करेंगे। आगे कहा कि अरविंद जी ने मुझे एक बात और कही, इस शो कॉल्ड शराब घोटाले में 2 साल में कई जगह रेड मारी गई है, लेकिन एक भी पैसा नहीं मिला। सिसोदिया जी के यहाँ, संजय जी के यहाँ रेड मारी, हमारे यहाँ रेड मारी, लेकिन उन्हें अभी तक एक भी पैसा नहीं मिला है। उन्होंने कहा, मेरा शरीर जेल में है, लेकिन मेरी आत्मा आप लोगों के बीच है। आप लोग आंख बंद करके दीजिए और महसूस कीजिए। जब से केजरीवाल ईडी की हिरासत में गए हैं, तब से वे हर दिन हर शाम उनसे मुलाकात करती हैं। बीते मंगलवार की शाम को सुनीता केजरीवाल ने मुलाकात की थी। जानकारी के लिए बता दें कि अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल उनसे मिलने सोमवार को भी ईडी के दफ्तर पहुंची थी। उससे पहले रविवार को भी उनसे मुलाकात की थी। पीएमएल मामलों की विशेष अदालत ने केजरीवाल के वकीलों से उनके अलावा उनकी पत्नी सुनीता और केजरीवाल के निजी सहायक विभू कुमार को हर दिन शाम 6 से 7 के बीच आधे घंटे के लिए उनसे मिलने की अनुमति दी थी। इससे पहले अरविंद केजरीवाल ने जेल से जनता के लिए अपना संदेश अपनी पत्नी सुनीता के माध्यम से ही सुनाया था। इस संदेश में उन्होंने जल्द ही जेल से बाहर आने का भरोसा दिखाया था। साथ ही आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं से दिल्ली सरकार की योजनाओं को आगे चालू रखने की बात भी कही थी। आज के लिए बस इतना ही। बाकी खबरें जानने के लिए देखते रहिए द पब्लिक इंडिया। धन्यवाद।